आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। हम पेशेंट को आज ऑपरेट करते हैं, अगले दिन चला करके वो सारा कॉन्फिडेंस पेशेंट को हम हॉस्पिटल के अंदर ही ला देते हैं। लेकिन होता क्या है, इसके साथ जो स्मूथ कार्टिलेज होती है घिस जाती है और ये इसके बीच की जो गद्दी होती है वो खत्म हो जाती है। जब ये खत्म होती है तो हड्डी एक दूसरे के ऊपर रगड़ खाना चालू कर देती है। रगड़ खाने की वजह से पेन होता है और वो आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। मूव करता है तो एक खुरदरा होकर के पेन क्रिएट करता है। तो इसी कंडीशन को हम आर्थराइटिस बोलते हैं। रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट दोनों को वर्ल्ड की सर्जरी ऑफ द मिलेनियम कहा गया है। वॉकिंग टाइम में नहीं। मेट्रो प्लस के खास मेडिकल बुलेटिन में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम हर बार आपको किसी न किसी नई बीमारी के बारे में, पुरानी बीमारी को इलाज, लक्षण और उपचार के बारे में बताते आए हैं। आज हम बात करेंगे ऑर्थो को लेकर। हमारे साथ है मेट्रो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट एंड एचओडी ऑर्थो डॉक्टर वैभव जैन। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका मेट्रो प्लस में। नमस्कार जी। आजकल लोगों में कि हड्डी और कूलों में दर्द को लेकर, रिप्लेसमेंट को लेकर बड़ी समस्याएं चल रही हैं। लोग अपने घुटने रिप्लेसमेंट करा रहे हैं। क्या कारण है इसकी जो घुटने बदले जाते हैं, कूले बदले जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। घुटने और कूले के जो है आर्थराइटिस जो होता है इसका मेन कारण होता है। आर्थराइटिस दो तरह का होता है। एक आर्थराइटिस जो कई लोगों को जन्म से होता है या कुछ अर्ली एज में डेवलप हो जाता है, उसको हम गठिया बोलते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस या कॉमन नाम है। या किसी को एनकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस होता है, किसी को यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से गाउट हो जाता है। एक कारण तो वो होता है और दूसरा कारण होता है एज रिलेटेड आर्थराइटिस। मतलब उम्र ज्यादा हो जाती है। उम्र के साथ साथ बॉडी के अंदर हमारे वियर टियर होता है, वियर एंड टियर। जनरली किस उम्र के लोगों में ये देखा जाता था कूले रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती थी घुटनों में? जनरली देखो, अर्ली एज मतलब जो कॉमनली देखा जाता है अराउंड 60 साल के बाद में देखा जाता है। लेकिन आजकल लोगों का थोड़ा खान पान, हमारी लाइफ स्टाइल इस टाइप की हो गई है। आजकल अराउंड 40-50 की एज के लोगों के अंदर भी ये चीज घुटनों की प्रॉब्लम आ जाती है। घुटनों की प्रॉब्लम, घुटने और कूलों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसके अंदर होती है, घुटनों में, कूलों में? घुटने की प्रॉब्लम आ रही है इसमें मैक्सिमम ज्यादा है। ठीक है, कूले की प्रॉब्लम भी है। कुडले की प्रॉब्लम मेनली गठिया वाले गिर जाता है, गठिया वाला इस तरह से उसमें होता होगा। हाँ, उसमें गिरने की वजह से फ्रैक्चर वाली प्रॉब्लम होती है। लेकिन गठिया की जो समस्या है उसमें कूले काफी इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर बात करें घुटनों की, तो घुटने जो बदले जाते हैं, रिप्लेसमेंट होती है, उसके क्या खास कारण है? क्या उसमें कमियां आती हैं कि उसकी झिल्ली फट गई या कुछ ऐसे कमजोर? जैसा आपने अच्छा सवाल पूछा, जैसे कि हमारा ये नी है, ये घुटने का मॉडल होता है। ठीक है, इसके अंदर हमारी जो जॉइंट होता है, इसमें ऊपर थाई बोन होती है, नीचे वाली पैर की बोन जो होती है, इन दोनों के बीच में घुटने का जॉइंट होता है जो स्मूथली हमारा काम करता है। लेकिन होता क्या है, इसके साथ जो स्मूथ कार्टिलेज होती है घिस जाती है और ये इसके बीच की जो गद्दी होती है वो खत्म हो जाती है। जब ये खत्म होती है तो हड्डी एक दूसरे के ऊपर रगड़ खाना चालू कर देती है। रगड़ खाने की वजह से पेन होता है और वो आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो यही मेन कारण। इसी तरह से जैसे हिप है, हिप के अंदर आप देखें कि ये नॉर्मल हिप जॉइंट होता है, बिल्कुल स्मूथ होता है, एकदम चिकना है। ठीक है, अंदर की कार्टिलेज तो इस पे स्मूथली मूव करता है। लेकिन क्या होता है कि आर्थराइटिस की वजह से इसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, इस तरह से एक रफ हो जाता है और जब मूव करता है तो एक खुरदरा होकर के पेन क्रिएट करता है। तो इसी कंडीशन को हम आर्थराइटिस बोलते हैं। तो इसी के अंदर हमें फिर रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। तो रिप्लेसमेंट जो आप घुटनों की करते हैं, वो कितने पीरियड का प्रोग्राम होता है इसमें? मतलब जो इलाज होता है कितने टाइम लगता है उस रिप्लेसमेंट में, और कब आदमी सीधा चलना है तो शुरू कर देता है? देखिए, घुटनों का जो रिप्लेसमेंट है, रिप्लेसमेंट एक टर्म है जो काफी टाइम से चली आ रही है। पर ऐसा नहीं कि घुटने को पूरा नया बदल देते हैं। जैसे दांतों के ऊपर कैप लगाते हैं, उसी टाइप से हम कैप लगाते हैं बेसिकली। तो जो हिस्सा घिस गया है वो घिस को थोड़ा सा उसको घिस करके उसके ऊपर मेटल का कैप लगा दिया जाता है। इसी तरह से नीचे भी एक कैप लगा दिया जाता है, बीच में एक स्पेशल प्लास्टिक होता है। ये बना करके हम एक नई तरह से रीसरफेसिंग क्रिएट कर देते हैं। तो एक्चुअली इसको हम घुटने की रीसरफेसिंग कहते हैं। जो रीसरफेसिंग होती है आजकल हम फास्ट ट्रैक बेसिस पे करते हैं। पेशेंट का सुबह ऑपरेशन किया, उसको 2 घंटे के बाद में चला देते हैं। पेशेंट को सेम डे अच्छे से कॉरिडोर में वॉक करा देते हैं। नेक्स्ट डे पेशेंट को सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ा देते हैं, वो सपोर्ट के साथ चलना चालू कर देते हैं। उसके बाद पेशेंट को घर भेज देते हैं। तो यूजुअली पेशेंट का चलना फिरना सेम डे चालू हो जाता है। उसको बिस्तर पे नहीं रखना,
उसको कहीं लैट्रिन पेशाब ऐसा नहीं कि बेड पे करना पड़ रहा है, वो अपना 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद हम उसको वॉशरूम भेज देते हैं जी। उसके बाद में अपना कॉरिडोर में चले, सीढ़ियां चढ़ उतर सकता है, वो सारे काम कर सकता है। शुरुआत में क्योंकि एक नया प्रोसेस है, जैसे दांतों में भी कैप लगी तो उसके बाद में थोड़ा चबाने के अंदर ऐसा लगता है, अजीब सा लगता है, इसी टाइप से इस प्रोसेस को बॉडी थोड़ा सा अडेप्ट करती है। तो उसमें हम तो उसमें हम ये कि जितना हम चलेंगे और जितना एक्सरसाइज करेंगे वो जल्दी अडेप्ट करती है उससे। तो ये सर्जरी बाकी सर्जरी से इसलिए अलग है कि बाकी सर्जरी में जितना रेस्ट करेंगे उसमें रिकवर करेंगे, इसमें जितना एक्सरसाइज करेंगे इसको रिकवर। तो यूजुअली तो हफ्ते भर का टाइम होता है, उसमें थोड़ा सपोर्ट के साथ चलना पड़ता है। उसके बाद धीरे धीरे छड़ी से चले, करीब करीब 15 से 20 दिन का टाइम होता है जिसके अंदर पेशेंट इंडिपेंडेंटली अपना सारा काम चलने लग जाता है। कहीं जाना है, दौड़ भी सकता है उसके बाद, इसमें रनिंग देखिए कर सकते हैं, लेकिन हम देखिए आर्टिफिशियल चीज और नेचुरल चीज में फर्क होता है। आर्टिफिशियल चीज की जो लगी है उसकी अपनी एक लाइफ होती है, तो उसको हम चाहते हैं कि जो हम प्रोसेस लगाएं वो उसकी लाइफ लॉन्ग चले। तो इसलिए हमको प्रिकॉशन है, सावधानी है, उसको करना पड़ता है। इसके अंदर दौड़ना, जमीन में पालती मार के बैठना, उकड़ू बैठना, ये 2-3 चीजें वो अवॉइड करनी चाहिए। अगर कहीं इमरजेंसी पड़ जाए तो लग सकता है। कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, पहले जो टेक्नोलॉजी थी क्या थी और आज की टेक्नोलॉजी क्या है, जिससे आज पहले ज्यादा टाइम लगता था और कम टाइम लगता है? अब टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो गई है पहले से, प्रोसेसेस भी बहुत चेंज हो गए। पहले प्रोसेस जो होते थे सिंपल मेटल के आते थे, अब सिरेमिक के प्रोसेस आने लगे जिनकी लाइफ 35-40 साल तक होती है। दूसरी चीज है सर्जिकल टेक्निक। सर्जिकल टेक्निक में भी आजकल हम जो सर्जिकल टेक्निक यूज करते हैं उसमें हम मसल को भी नहीं काटते हैं, उसमें लिगामेंट्स को भी बचा लेते हैं, जिससे कि पेशेंट को ज्यादा नेचुरल फील होता है। तो हम उसको नेचुरल नी के नाम से बोलते हैं। दूसरा हम करते हैं, हम जैसे इसके अंदर पूरा कैप लगाया है, इसी टाइप से हम आधा कैप भी लगा देते हैं, जिसको हम पार्शियल नी रिप्लेसमेंट भी कहते हैं। तो उसके अंदर पूरा ही पेशेंट का जो हिस्सा है वो बच जाता है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हुई है। दूसरा, पेन मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो गया। अब पेन मैनेजमेंट में पेशेंट को सेम डे चला देते हैं, बहुत ज्यादा पेन नहीं होता पेशेंट को, बिकॉज सारा कुछ उसका पेशेंट का बचा लिया जाता है। ये चेंज हुआ है। तो इसके अलावा रोबोटिक्स आ गई है। रोबोटिक्स की वजह से भी काफी हेल्प मिली है हमें, प्लानिंग के अंदर उसमें ज्यादा हेल्प मिलती है। रोबोटिक प्लानिंग में क्या करते हैं उसके अंदर? रोबोटिक प्लानिंग में सर्जरी तो सेम ही होती है, बट हमें प्लानिंग उसका एग्जैक्टली हमें डिग्री टू डिग्री जो होता है, हमारी जो प्लानिंग होती है उसमें फर्क पड़ता है। जैसे कि हमें कितने डिग्री पे कैप लगानी है, 1 डिग्री पे लगानी है, 2 डिग्री पे लगानी है, कौन सी साइज की लगानी है, उसको रोबोटिक जो होता है थोड़ा सा ज्यादा फिक्स एक्यूरेसी आ जाती है, एक्यूरेसी प्रिसीजन ज्यादा हो जाता है इसके अंदर। तो लोगों में एक गलत धारणा बनी हुई है कि घुटने बदलवा लिए, कूल्हे बदलवा लिए तो लोग बिस्तर बड़े रहेंगे या चल नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ लोगों ये 2 तरह की धारणाएं मेनली है पेशेंट्स के अंदर। एक तो इनको डर होता है कि भाई जैसे अभी हम चल रहे हैं वैसे भी नहीं चल पाए, ठीक है, अब वो बड़े एज के अंदर तो मुश्किल तो हो ही जाता है बेड पे जाना। दूसरी चीज है कि पेन कितना होता है, पेन बहुत ज्यादा होता है। तो ये 2 चीजें हैं जिसको मेनली जो, बट ऐसा नहीं है। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। हम पेशेंट को आज ऑपरेट करते हैं, अगले दिन चला करके वो सारा कॉन्फिडेंस पेशेंट को हम हॉस्पिटल के अंदर ही ला देते हैं। तो टेक्नोलॉजी एडवांस होने के साथ साथ पेन मैनेजमेंट भी बहुत एडवांस हो गया है, बिल्कुल भी पेन नहीं होगा। ये धारणाएं काफी गलत हैं। अब ये कि कुछ होते हैं कि पेशेंट्स पुराने लोगों के अंदर है, वो कभी पुराने टाइम में कोई अगर नी रिप्लेसमेंट हुआ या जैसे अटल जी का बड़ा किस्सा लोग सुनते हैं कि भाई उनके वगैरह थे, और हर पेशेंट जो होता है डिफरेंट पेशेंट होता है। अच्छे सेंटर पे आपको कराना चाहिए, एक चीज तो है। दूसरी चीज है कि पेशेंट का प्रोफाइल भी देखना चाहिए, पेशेंट को और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कई बार ऐसी चीजें होती है कि वो इग्नोरेंट हो जाती है, तो उसमें होता है। अदरवाइज ये सर्जरी इस सदी की सबसे सक्सेसफुल सर्जरी में मानी जाती है विश्व में। ये ऑलमोस्ट नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट दोनों को वर्ल्ड की सर्जरी ऑफ द मिलेनियम कहा गया है। इन सर्जरी के बाद में जितना पेशेंट की रिकवरी होती है एकदम से, उससे किसी भी सर्जरी में नहीं होती है। पेशेंट की लाइफ बदल जाती है। तो ये थोड़ी गलत धारणा है। फिर वो आए, डॉक्टर से मिले, बात करें, हमारे पास आएंगे। हम बाकी पेशेंट्स हैं जो हमने ऑपरेट कर रखे हैं, उनके नंबर भी हम उनको देंगे, उनको मिलवा भी सकते हैं, जिससे कि उनको एक्सपीरियंस पता लग जाता है। बिल्कुल। कुछ जोखिम भी रहता है इसको कराने में? देखिए, गल जुड़ गई या इस तरह से कोई? नहीं, वैसे तो ये बहुत सेफ सर्जरी मानी गई है। जो मेन जो जोखिम होता है इसके अंदर हार्ट के लिए होता है कि हार्ट का अगर हमारा जो है बड़ी सर्जरी, तो हार्ट का चेकअप होना जरूरी है। तो हम साथ साथ इनका लीवर का, किडनी का, हार्ट का, यूरिन का, ब्लड का सारे टेस्ट कराते हैं, जिससे कि पेशेंट का जोखिम कम से कम किया। तो ये सर्जरी के अंदर कॉम्प्लिकेशन रेट लेस देन 1% है। इस सर्जरी के अंदर
सक्सेस रेट 99.99% है। तो वैसे देखा जाए तो ओवरऑल बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है। कोई पेशेंट को कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए वो किसी के साथ भी हो सकता है, दैट इज वेरी रेयर। मतलब 1000, 2000, 5000 पेशेंट में किसी एक को हो गया, तो अदरवाइज हॉस्पिटल के अंदर भी सारे टेस्ट करके पेशेंट को लिया जाता है, पेशेंट की सारी पहले कंडीशन देख करके सारे करके तभी लिया जाता है। तो ऑलमोस्ट वेरी सक्सेसफुल सर्जरी है। खासकर जैसे कहते हैं कि पहले 60 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों में हिप और नी रिप्लेसमेंट की बात होती थी, अब 40 से 50 उम्र के लोगों में भी देखी जाती है। तो ऐसे यंग ब्लड को ऐसा क्या करना चाहिए कि नी रिप्लेसमेंट की जरूरत ना पड़े? क्या बचाव करें या खान पान में ऐसा क्या चीज? देखिए 2-3 चीजें हैं मैं इसमें एडवाइस करना चाहूंगा कि एक तो अपना डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं, लोग आजकल बड़ा सुनते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट का कंजप्शन नहीं करना चाहिए, पर दूध दही वगैरह ये सब लेना चाहिए जिससे कि बॉडी के अंदर कैल्शियम जाता रहे, जिससे कि बोन उसकी मजबूत रहे। अदरवाइज पेशेंट्स को एक्टिव रहना चाहिए, ठीक है। जंक फूड थोड़े से अवॉइड करने चाहिए। तो लोग जंक फूड ज्यादा खाते हैं, वो अवॉइड करना चाहिए उसको जितना कम से कम। महीने में शौक के लिए खा लिया वो अलग बात है, पर यूजुअली अवॉइड करना। हाई प्रोटीन डाइट और हाई कैल्शियम डाइट, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फैट और कार्बोहाइड्रेट को कम करना चाहिए। वेट जो होता है इसके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो वेट को मतलब कंट्रोल में रखना चाहिए। हाइट के हिसाब से जो उसका वेट है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। क्या रेशो रहना चाहिए हाइट और वेट के? हाइट वेट का रेशो रहना चाहिए। अगर पेशेंट की हाइट मान लो हम सेंटीमीटर में निकालते हैं, जैसे मान लो किसी की हाइट 165 सेंटीमीटर है, उसमें से आप स्टैंडर्डली -100 कर दो, दैट इज आइडियल वेट उसका होना चाहिए। 65 ± 5 आप मान लो मेरा 86 वेट है, तो हाँ, तो आपका 86 वेट है। हाइट कितनी है आपकी? हाइट 5'7" को हम सेंटीमीटर में करेंगे तो 164 सेंटीमीटर होगी। तो 164 सेंटीमीटर प्लस 164 सेंटीमीटर -100, 64 ± 5, तो आपका वेट अराउंड 70 के होना चाहिए, 70 के आसपास होना चाहिए। ये तो मैं एग्जांपल कोट कर रहा हूँ। हाँ, तो यही है। तो ये जनरल पब्लिक के लिए। दूसरी चीज है कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें, योगा करें, अपने आप को एक्टिव रखें, ये सारी चीजें हैं। और अगर मान लो कोई आपको ऐसी शुरुआत में नी की प्रॉब्लम हो रही है, घुटने में दर्द, तो आप इग्नोर ना करें। अपने जो भी डॉक्टर हैं आपके आसपास, हड्डियों के फिजिशियन, उनसे उनको फर्स्ट एड करवा लें, बिल्कुल मिलना चाहिए, सो दैट उनको बेटर तरीके से गाइड कर सके। तो ये थी हिप और नी रिप्लेसमेंट को लेकर। आपने सारी इसमें नई टेक्नोलॉजी बताई। नई टेक्नोलॉजी में रोबोटिक प्रणाली भी आ रही है, एक्यूरेसी आ जाती है सारी की सारी, और 60 साल से उम्र के लोगों में पहले ज्यादा होती है। बच्चों में भी क्या देखी गई इस प्रकार की? बच्चों के अंदर देखिए नी की प्रॉब्लम तो इतनी नहीं होती, लेकिन हिप की प्रॉब्लम गठिया की वजह से देखी गई है। गठिया क्यों होता है, मतलब क्या? गठिया एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम होती है। कई बार हमारी फैमिली के अंदर ये चलता है, फैमिली में रहता है गठिया, ठीक है। जिसको हमारी बॉडी की इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अगेंस्ट ही काम करने लग जाती है, जिसको गठिया कॉमन भाषा में। इसके कई नाम है, कई रूप है, जैसे वंशागत बीमारी बता देते हैं एक तरीके से। रोमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है, इस टाइप की बीमारी होती है। इसके अंदर जोड़ अगर उसको कभी कभी सीवियर ग्रेड का गठिया होता है तो उसके अंदर जॉइंट बड़े फ्लोरिडली खराब होते हैं। हिप जॉइंट, जैसे मैंने अभी 16 साल की एज में, 18 साल की एज में भी हिप रिप्लेसमेंट किए हैं, क्योंकि उनके जोड़ भी एकदम खराब हो जाते हैं और इससे पेनफुल हो जाता है, पूरा जुड़ जाता है, ठीक है। अभी रिसेंटली एक बच्ची ऑपरेट करी थी, अराउंड 20 साल की थी, उसका हिप जॉइंट पूरा फ्यूज हो गया था, तो उसका हिप जॉइंट हमने रिप्लेस किया था। बट फॉर्चुनेटली आजकल प्रोसेस भी अच्छे आ गए हैं, वो तो उसकी इनकी लाइफ जल्दी होती है, 30 35 साल 40 साल चलेगा, उसके बाद फिर दोबारा बेहतर। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो देखा ये थे डॉक्टर वैभव जैन, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से हिप और नी रिप्लेसमेंट को लेकर नई नई टेक्नोलॉजी देश में आई हुई है और इस प्रकार की कई इलाजें कर चुके हैं। और साथ ही में जो ये बीमारी रिप्लेसमेंट के जो प्रॉब्लम है वो पहले 60 साल से उम्र के ज़्यादा लोगों में होती थी, लेकिन अब 30 40 50 साल के उम्र के लोगों में भी दिखी जाती है। इसके पीछे एक खास कारण इन्होंने वही जंक फूड, जो मतलब हर बीमारी का पीछे एक मेन कारण आता है जंक फूड। तो हमने भी लोगों से ये अपील करी जंक फूड को कम से कम यूज करें, ताकि, और जैसे डॉक्टर साहब ने महीने में एक बार शौकिया तौर पे तो कर सकते हैं, लेकिन अगर रूटीन में करेंगे तो वो बॉडी के लिए कहीं ना कहीं जानलेवा साबित भी हो सकता है, किसी न किसी रूप में शरीर को नुकसानदायक होता है। तो इसी प्रकार की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे मेट्रो पेज को लाइक करें, फॉलो करें और इस खबर को ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को औरतों के बारे में जानकारी मिल सके कि नी और हिप रिप्लेसमेंट को लेकर क्या क्या नई टेक्नोलॉजी देश में आई हुई है और किस प्रकार से उनका इलाज होता है। धन्यवाद।